और चलिए एक बार फिर से बात करेंगे अमेरिका वर्सेस ईरान की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो ठान लेते हैं वो हर हाल में करते हैं, ये सबको पता है। ये जिद ही उन्हें इस मकाम तक ले आई। ट्रंप की जिद ही थी जिसमें वो 4 साल के वनवास के बाद अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन को ट्रंप ने पूरा समर्थन दिया, जिसमें वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने तेहरान में हिंसा, नुकसान, मानहानि के लिए अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को खुलेआम दोषी ठहराया है। खामेनी ने 5000 लोगों की मौत के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। इससे दोनों देशों में फिर से तनाव की आशंका है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब ट्रंप ने खामेनी को करारा जवाब देते हुए कहा है कि आपका खेल जल्द खत्म होने वाला है। ईरान में आपकी सरकार चंद दिनों की मेहमान है। हालांकि सऊदी की ओर से एयर स्पेस न देने की वजह से अभी अमेरिका हमला करने की हालत में नहीं है, लेकिन जिस तरह ईरान अमेरिका के बीच जुबानी जंग चल रही है उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और युद्ध तय है। और यह भी आशंका है कि ट्रंप खामेनी की यहां सत्ता को बेदखल करने की पूरी, उखाड़ फेंकने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और दम लेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि अब क्या ईरान वर्सेस अमेरिका में, अब ईरान अमेरिका में क्या। यहां आपको बता दें कि 2 स्टेटमेंट्स दर्शकों सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनी को यहां पर बता दिया पागल, और खामेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्रिमिनल बताया है। यानी ईरान में जो चीजें चल रही हैं उसका पूरा जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताया है। और आज आपको हम बताएंगे कि आखिर ट्रंप के इस बयान के बाद से खामेनी क्या बोलते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही आपको बता दें कि यह भी चर्चा आज हम करेंगे दर्शकों कि यहां यह खबर सामने आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है। तो क्या युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं? तो क्या युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। और आपको हम यह भी बताएंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए, और यहां पर युद्ध विराम की स्थिति फिलहाल नहीं बनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हम खामेनी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान में सब कुछ गलत है। और इधर खामेनी ने साफ कहा है कि जो भी अमेरिका में हो रहा है, जो भी अमेरिका की वजह से आज ये ईरान में हुआ। एक बार आपको बताएंगे, हम समझाएंगे कि ट्रंप पर खामेनी के क्या क्या आरोप सामने आए हैं। खामेनी ने ट्रंप को अपराधी बताया है। 5000 लोगों के जो मौत हुई है पूरा जिम्मेदार खामेनी ने ट्रंप को समझाया। एक बार हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि खामेनी ने ट्रंप के लिए क्या क्या कहा है। 5000 लोगों के लिए ट्रंप जिम्मेदार है, सुनते जाइए। इसके साथ ही खामेनी ने यह भी जिम्मेदारी बताई है कि ईरानी राष्ट्र पर ट्रंप ने झूठे आरोप लगाए हैं। इसके साथ आपको बता दें यहां पर ईरान की बदनामी के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। ट्रंप पर सीधे खामेनी का अटैक है, आपको हम समझा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिकी साजिश है। जो भी विरोध चल रहा है, अमेरिका का ही हाथ है, अमेरिका का ही दुष्परिणाम है। ट्रंप ने दंगाइयों को उकसाया कि आप दंगा कीजिए ईरान में, हम मदद को तैयार हैं। और आपने देखा होगा सैन्य सहायता देने की बात कही। ट्रंप ने ईरान के लिए बता दें आपको प्रदर्शन को तेज किया था खामेनी का बड़ा बयान। खामेनी ने ट्रंप को अपराधी बताया है कि जो भी ईरान में हिंसा हुई, जितनी मौतें हुई, जितने खून बहे हैं, सब ट्रंप दोषी हैं। आगे सुनिए, 5000 मौतों के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। 5000 मौतें। और ट्रंप की कमजोरी आपको सुनाते हैं। ईरान की बड़ी कमजोरी पुरानी सैन्य तकनीक है। आपको हम कमजोरी समझा रहे एक बार। अत्याधुनिक हथियारों की कमी है ईरान के पास। इसके साथ सुन लीजिए, यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि अगर हम ईरान के पास कमजोर वायुसेना की बात करें, वो भी सामने स्थिति बनी हुई है। वायुसेना कमजोर है, जाहिर सी बात है। और सुनिए, F-14, F-4 और मिग लड़ाकू विमान है ईरान के पास। इसके साथ सुन लीजिए, कमजोरी वर्सेस शक्ति भी आपको बता रहे हैं। विमानों का रखरखाव प्रतिबंधों के कारण कठिन है। प्रतिबंध लगाया गया है, आपको पता होगा ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके साथ ही वैश्विक सैन्य पहुंच का भयंकर अभाव है। यही कमजोरी आपको बता रहे ईरान की, क्यों ट्रंप के पीछे वो नजर आ रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों से सीमित संसाधन है ईरान के पास, संसाधनों की कमी है दर्शकों। लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता ईरान कम रखता है। इसके साथ सुनिए, सुनते जाइए। अभी सैटेलाइट नेटवर्क और तकनीकी कमी है ईरान के पास। इसी वजह से ट्रंप के सामने कमजोर है खामेनी। पुरानी सैन्य तकनीक है ईरान के पास, पुरानी सैन्य तकनीक है। और इधर ट्रंप को उन्होंने क्रिमिनल बताया। और सुनिए,
ट्रंप को क्रिमिनल बताते हुए साफ तौर पर खामेनी ने कहा है दर्शकों कि ट्रंप जिम्मेदार है 5000 लोगों की मौत की बात को एक्सेप्ट किया है खामेनी ने। खामेनी ने यह बात माना कि ईरान में जितनी मौतें हुई हैं सब ट्रंप की वजह से हुआ है। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट किया है, ईरान को जलाया है। और इधर ट्रंप लगातार बयान दे रहे। एक बात और आपको मैं अपडेट देती हूं दर्शकों, कहा यह जा रहा है कि यहां पर लगातार ईरान के द्वारा व्हाइट हाउस में जो चर्चा हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं ट्रंप थोड़े बेबस नजर आ रहे हैं केवल एक बात पर। और चलिए एक बार हम चर्चा विशेष करेंगे। खास मेहमान का स्वागत करना मैं चाहूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जेके बंसल जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज में आने के लिए। सबसे पहला सवाल तो देखिए ये होगा सर, देखिए हमने ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को ईरान की कमजोरी बताई, इसके साथ में 2-3 बातें यहां रखूंगी और आपसे मैं जवाब लूंगी। सर आपकी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये भी बताइए कि ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को क्रिमिनल कहा ईरान ने, खामेनी ने, और ट्रंप ने खामेनी को पागल कहा कि 37 साल की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस में चर्चा के बाद से ट्रंप के थोड़े कदम पीछे हटे। सर आपको लगता है क्या कि अब जो युद्ध विराम की स्थिति में पहुंचेगा या फिर हो सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है तो युद्ध तय है, क्या लगता है सर? मॉर्निंग सृष्टि, मॉर्निंग सर। अच्छी रिपोर्ट आपने पेश की। देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह के जो बातें कर रहे हैं, हाँ क्रिमिनल बताया खामनेई ने ट्रंप को, ट्रंप बिल्कुल। कहता है खामनेई बीमार है मानसिक रूप से। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो आपने बहुत कही है ये कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का सो कॉल्ड टेस्ट किया है यस ईरान ने, और कहते हैं इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है, जी सर। जिसकी जद में जो है अभी अमेरिका डायरेक्टली आता है, न कि सिर्फ उसके बेस। तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि ईरान ने इस तरह की कोई मिसाइल का परीक्षण किया हो जिस तरह के प्रतिबंध उसके पास उसके ऊपर हैं और जो उनकी इस समय इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त है। लेकिन ये करने के बाद में अभी ईरान ने एक और संकेत अमेरिका को दे दिया है कि अमेरिका अब नहीं छोड़ेगा ईरान को। इसलिए नहीं छोड़ेगा, जब ईरान को ने एक तरह से डायरेक्ट धमकी दे दी है अमेरिका को, तो ये अब इस समय सिर्फ समय का इंतजार है। जो बातें कही जा रही हैं कि ट्रंप या जो ट्रंप प्रशासन वो बिल्कुल ये नहीं चाहता किसी तरह का फेल्योर हो, पूरी सक्सेस मिलनी चाहिए ईरान के अंदर में, इसलिए वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग में जो उनके बेड़े चल चुके हैं, दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और खास करके जो अमेरिका से आ रहा है उसमें 15-20 दिन और लगेंगे, तो उस समय तक का ये सिर्फ बाई टाइम की बात है। जी। और फिर उसके कई कारण इसलिए बताए गए थे कि इस समय अटैक इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। इजराइल ने बोला कि ईरान में इस समय अटैक करने पर वहां की जनता जो है सहानुभूति दिखाएगी, वो एक हो जाएंगे, और जो ये जो अभी विद्रोह की आग है ये कम हो जाएगी। जबकि अमेरिका और इजराइल ये चाहता है कि इजराइल की आग भड़कती है, हाँ। जिससे कि इनकी सत्ता को लोग उखाड़ फेंकें, और उसके बाद में या तो खामनेई को जाना पड़ेगा, जैसे बातें आती हैं कि वो शायद रशिया चले जाएं, कभी बात आती है यूएई जाएं, और या जो है उनका भी यही हश्र हो जो कि मादरू का हुआ था। तो यह भी बहुत एक फ्लूइड स्थिति है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अभी अमेरिका नहीं छोड़ेगा ईरान को। ये जो बात, क्योंकि अब डायरेक्ट, अब तक तो ये लगता था कि खतरा सिर्फ इजराइल के ऊपर में मिडिल ईस्ट में है या मिडिल ईस्ट में जो उनके ठिकाने हैं। अब ये मिसाइल का परीक्षण करके ये एक्चुअल है या नहीं, तो उसमें बड़ी जो है अब खतरा पैदा हो गया। अब आपने बहुत सारी बताई कि इनके क्या कमजोरियां हैं। जी सर। कमजोरियां तो काफी हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अभी 3,000 मिसाइल बना के रखी हैं जो ईरान ने, और ईरान की जो मिसाइल हैं ये बड़ी सुरक्षित जगह पे हैं, जो पर्वत हैं, पहाड़ के अंदर में जो टनल बनाई, उन टनल के अंदर में इन्होंने रखा हुआ है, जिसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। जी सर। और पिछली बार भी हमने देखा जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल की बौछार करी, तो उनका जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, वो चरमरा गया था। हाँ। जो आयरन डोम है वो भी चरमरा गया था, और एक वहाँ बड़ा खतरा पैदा हो गया था। और कुछ मिसाइल जो हैं उसमें जाके हिट किया, काफी डैमेज हुआ था इजराइल को। तो अभी दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये युद्ध तो अभी टला नहीं है, ये युद्ध होगा। और इसको इस समय ईरान को खत्म करने के लिए उनकी रिजीम को, प्रेजेंट रिजीम को, ठीक है सर। सर जो बने है रहिए, सबसे अच्छा मौका मानते हैं इजराइल और अमेरिका। जी सर आप बने रहिए सर। एक और गेस्ट का मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगी, प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विदेश मामलों की जानकार है सर। गुड मॉर्निंग आपको। और आपसे मेरा पहला सवाल सर होगा, देखिए अभी हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे यहाँ पर जेके बंसल साहब कि देखिए युद्ध तो होने वाले हैं तय, ऐसा लग रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सर, देखिए हमने ईरान की कमजोरी अपने दर्शकों को समझाई है,
और पुरानी सैन्य क्षमता है, प्रतिबंध के कारण रखरखाव नहीं कर पा रहे ईरान, और केवल मिसाइलें हैं। सर मिसाइलों से कुछ होगा क्या? क्या अमेरिका को बैक स्टेप लेना होगा? क्योंकि देखिए अभी ये कहा जा रहा है कि अब्बास अराक्ची के बातचीत के बाद व्हाइट हाउस में कदम पीछे गए हैं थोड़ी बहुत। तो पहले तो ईरान पर पूरा अटैक करने का यहां पर ट्रंप ने प्लॉटिंग कर ली थी। आपसे सर मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ईरान के मिसाइलों की ताकतों को देखते हुए हो सकता है अमेरिका पीछे जाए? खाड़ी देशों ने भी एयर स्पेस देने से मना किया था, तो ये भी बात सामने आ रही कि ट्रंप पीछे हटे थे। आपको क्या लगता है सर, अभी युद्ध का माहौल आप देख रहे हैं आने वाले समय में, या फिर हो सकता है कि इसमें टाइम लगे लेकिन होगा जरूर? देखिए सृष्टि जी, एक चीज हमें समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्ति और खास करके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो उनका एक जिस तरीके का माइंडसेट है, उसमें बिल्कुल लगता है कि ईरान और अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट होगा और युद्ध की स्थिति में जाएगी। लेकिन दोनों देश समय गेन कर रहे हैं, अमेरिका भी समय गेन कर रहा है। जैसा आपने अभी बताया कि जो भी मिडिल ईस्ट के जितने भी जो देश हैं, खास करके आज के डेट में अपने बेस को अमेरिका को यूज करने से मना कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज हमें जो दिख रहा है वेस्ट एशिया में, क्योंकि अभी क्या है कि जो खमेनी है एक तरीके से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन। और अभी जो आइडेंटिटी है, जिस तरीके से अमेरिका का वर्चस्व की लड़ाई में जिस तरीके से इंटरवेन कर रहा है हर जगह पे सत्ता को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप देखिए युद्ध तो होना तय है, लेकिन उनका मोटिव ये है कि वहां की जनता खुद उनको हटाए। लेकिन अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहां पे भी ईरान में भी 2 खेमे बढ़ चुके हैं, जो अपोजिशन है उसे बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। और इसमें इजराइल की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के कहने पे ही ईरान पे अटैक करेगा, ये भी तय। और अभी इजराइल बिल्कुल मना करने की स्थिति में है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गाजा और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें जिस तरीके से ईरान ने परोक्ष रूप से ये किया। और आप समझ सकते हैं उस बेल्ट में जितने बेस हैं वो सारे को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है ईरान। और मुझे लगता है कि अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया है, क्योंकि हमें अमेरिका को भी समझना होगा कि आज उसके साथ चाइना भी सपोर्ट कर रहा है और खास करके रसिया ने ओपनली सपोर्ट करने की बात कही है। युद्ध तो ईरान को लड़ना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट मिलने के बाद से उसके जो बेस है वो शायद डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और अमेरिका किसी भी स्थिति में नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में हमारे बेस डिस्ट्रॉय हो, और इसीलिए शायद ये लोग समय का गेन कर रहा है लोग, ताकि वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी हो और वहां पे स्वतः ही खमेनी वापस चले जाए। लेकिन वो स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ के आधार पे अभी यूरोपियन नेशन के साथ भी जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेके पूरे यूरोपियन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चारों तरफ से अमेरिका घिरते जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और देखिए डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सैन्य बल के आधार पे आप ठीक है, सैन्य में तो आप जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होगी शायद वो अनकंट्रोल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विश्व अभी पूरा अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हुए दिख रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के नेशन हो, चाहे नेटो, और इवन आप साउथ एशिया रीजन में भी देख सकती हैं, रसिया, चाइना, भारत कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रंप की नीतियों का एक तरीके से उसका दुष्परिणाम झेल रहा है टैरिफ के मामले में। और ईरान के ऊपर ऑलरेडी पहले से सैंक्शन लगे हुए हैं। कहा कि भारत में भी, लेकिन देखिए सर यहाँ पर ये भी तो ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से ना, कि गाजा पट्टी पर जो उन्होंने यहाँ पर शांति की अपील की है और पीस कमेटी बनाई है, उस पर भारत का हस्तक्षेप चाह रहे हैं, और यहाँ पर भारत जो है वो टैरिफ की मार झेल रहा है। तो आपको लगता है क्या कि ट्रंप का खुलेआम सपोर्ट करेगा भारत? लगता है क्या? देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेशनल इंटरेस्ट किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद से भारत ने किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अभी पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलाई जा रही है वो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रख रहा है। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर में भी देख सकते हैं, और जिस तरीके से टैरिफ का जो दबाव अमेरिका भारत के ऊपर दे रहा है, उसके बावजूद भी भारत बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेगा। और टैक्टिकल जो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, हम सब जानते हैं कि जब डिप्लोमेसी वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड बार्गेनिंग होती है वो बहुत ही एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कड़े रूप से होती है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति वही रहेगी, और डिप्लोमेसी के माध्यम से। और भारत ने हमेशा से पीस की बात की है, कोएग्जिस्टेंस की बात की है, और जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो भी बनाए गए हैं वो सिर्फ मतलब अगर आप देख लीजिए तो उसके आधार पे अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि सारी समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन अमेरिका अपने हेजेमनी को बनाए रखने के लिए उन सारे चीजों को तोड़ रहा है, अपने आप को एग्जिट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी एक तरीके से नया अलाइनमेंट होगा। और कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, वो हमेशा चाहेगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड बने, और शायद इसीलिए इस तरीके की चीजों को एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, ईरान के साथ
साथ हो, चाइना के साथ हो, रसिया के साथ हो। जी ठीक है सर, एक बार मैं जेके बंसल जी का रुख करना चाहूंगी। सर, आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर ईरान अमेरिका को क्रिमिनल मान रहा है, ट्रंप को क्रिमिनल मान रहा है, 5,000 लोगों की मौत हो गई है, तमाम तरीके से विरोध, शहर जल गए, ईरान जल गया, इतनी यहां पर ईरान को बाधा पहुंची, तो सर ये बताइए कि वार्ता क्यों जरूरी है फिर? अगर अमेरिका जिम्मेदार है तो आपको ये नहीं लग रहा है सर कि ईरान भी अटैक के मूड में है, या फिर अब वार्ता ही चलेगी केवल? जब क्रिमिनल बता दिया ट्रंप को तो वार्ता भी क्यों चल रही है? देखिए, वार्ता तो कुछ चल नहीं रही है। हाँ। इंटरनेशनल, जैसे कि बताया मनोज जी ने भी, कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेसी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और वार्ता भी होती रहती है, उसके पीछे क्या चल रहा है यही सब कुछ होता रहता है। और जहां तक रही बात कि उनको क्रिमिनल बताया, अब ये कहा कि हमारे देश में इन्होंने सब कुछ कराया है। अब आप देखेंगे तो जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ हाँ। पर ईरान के अंदर में, तो जो रियाल की वैल्यू घट गई थी, तो उससे वहां के व्यापारियों ने जो एक प्रदर्शन किया था और उसको दबाने की कोशिश की गई, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। और ये तो होता ही है कि जब किसी अपने घर में आग लगी है तो दूसरे लोग लगा ही देंगे, लेकिन अगर आपका अपना घर मजबूत है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से अमेरिका को, इजराइल को दोष, हालांकि चाहे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, और ये अमेरिका तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह इस तरह की काम करता है, लेकिन अगर आपका देश अपने अंदर से मजबूत है और अगर वहां की जनता खुशहाल होती तो इस प्रकार की सिचुएशन नहीं होती। जो एक दमनकारी नीति है, जो लोगों के ऊपर में प्रतिबंध लगाए हुए हैं ईरान के अंदर में, उनको स्वतंत्रता नहीं है। और महसा अमीनी के केस में जब वो हिजाब को लेकर के इतना प्रदर्शन हुआ और उसकी मौत भी होगी, तो इससे वहां की जनता ना खुश है। और ईरान ने किया क्या है? ईरान ने क्या है, जो प्रेजेंट रिजीम है, इन्होंने प्रॉक्सी पाली है, पैसा सारा उधर दे दिया है। जनता जो यहाँ की जो त्रस्त है, सैंक्शन लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से सिर्फ के हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर में सऊदी अरबिया, यूएई है, इनके पास कौन सी न्यूक्लियर बॉम्ब है? ये भी तो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा करके अपने आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। या इन्होंने कहा कि हम तो इजराइल को खत्म करेंगे। तो जो इस तरह की मानसिकता है, यही सब कुछ कारण है ईरान के पतन का। हाँ। और ये रिजीम अब ज्यादा दिन ठहरेगी नहीं, क्योंकि इस तरह की जो ये है। और जहां तक रही बात ये है कि चीन तो अपना मतलब देखता है, तो चीन को फाइनेंशियल ऐसा सपोर्ट तो करेगा नहीं। रशिया ऑलरेडी जो है यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त है, उनके ऊपर जिस तरह से अभी सैंक्शन और उनके जो शैडो फ्लीट को पकड़ा जा रहा है रशिया की, तो हालात वहां भी ऐसे ही है। और हर चीज चलती है पैसे से। अब आप देखिए कि अमेरिका का जो बजट है, रक्षा बजट, वो 900 बिलियन, बल्कि $1 ट्रिलियन के करीब है। जबकि ये जो और बाकी कंट्री का किसी का है ही नहीं। चाइना का $300 बिलियन है, रशिया का $150 बिलियन है, और जो इसका तो और भी बहुत कम होगा जो ईरान का है। तो इस प्रकार से देखते जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है अमेरिका की। और अब ये जो सिर्फ टाइम बाई की बात है, वो देख रहे हैं कि कब उचित समय आएगा जब अमेरिका की फोर्सेस की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, उस समय जाकर ये स्ट्राइक करेंगे। और ये लड़ाई तो होगी, और ये रिजीम भी जरूर चेंज होगी। रिजीम अभी किसी एक मॉडरेट रिजीम वहां पर आएगी, क्योंकि ये बहुत एक तानाशाही और कट्टरवादिता और जो जिहादी मानसिकता की है, जो हमास, हूथी और हिजबुल्लाह पाले हुए हैं, और जो पूरी दुनिया में तांडव मचा रहे हैं, इजराइल में मचा रहे हैं। और हमास तो जो है अभी पाकिस्तान के साथ में भी आता है, यहाँ भी इनकी मीटिंग अटेंड करता है, अपने जो पैर पसार रहा है। तो इस तरह से ये कोई अच्छा नहीं है। तो इस तरह से अभी ये ठीक है सर, एक बार मैं मनोज जी का रुख करूंगी क्योंकि समय का भी अभाव है। मनोज जी, आपसे दो बातें मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, हमारे सर ये जेके बंसल सर ने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथ के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, ठीक है, वो नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल, जो कि तमाम जगह ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए सर, खाड़ी देश डायरेक्ट युद्ध तो करता नहीं है क्योंकि उन्हें शांति पसंद है। उसके बाद अगर हम कट्टरपंथी इस्लामिक देशों की बात करें, केवल वो साथ दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब इस्लामिक कंट्रीज में भी ईरान वर्सेस अमेरिका के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिखाई देंगे? क्योंकि कई देशों में यहां पर अलग अलग धरा दिखाई दे रहा है। इस पर क्या जानकारी देंगे? सृष्टि जी, ईरान, देखिए सृष्टि जी, ईरान एक सिया बहुल कंट्री है। और आप मिडिल ईस्ट की जो बात आप कर रही हैं, तो सिया सुन्नी का जो एक डिबेट है हम सब जानते हैं। लेकिन इस्लाम के नाम पे सारे लोग आज की डेट में अमेरिका के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कि जो मिडिल ईस्ट है और जो गल्फ है, वो हमेशा से शांति पसंद देश रहा है। जैसे बंसल सर अभी जो बता रहे थे, वो जिस तरीके से अपने आप को आर्थिक विकास के माध्यम से अमेरिका के साथ जो
कदम से कदम मिला के चलता है, लेकिन ईरान का जो खास करके जो खलीफा बनने का पूरे मिडिल ईस्ट में और मुस्लिम वर्ल्ड में जो अप्रोच है, शायद यही कहीं ना कहीं उसको डिटोरेट कर रहा है। और खोमेनी उस चीज में हम सब जानते हैं कि सर समय की कमी है, बहुत माफी चाहूंगी सर, समय की कमी है और बहुत माफी चाहूंगी आप दोनों का। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लगातार।